हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज पंकज राठौर और मैं आप लोगों का मैथ्स ओलंपियाड का एजुकेटर, टीचर और मेंटोर। आपको मैं बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स में किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक चैप्टर वाइज, कोर्स वाइज, बुक वाइज, एनटीएससी, ओलंपियाड, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में सभी कोर्सेज जो है वो 100% फ्री अवेलेबल है। आपको यहां पर 2 या 3 वीडियो देखने के बाद पेड सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि यहां पर पूरा कोर्स 100% फ्री अवेलेबल है, वो भी क्वालिटी कंटेंट बेस्ट फैकल्टी द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, बाकी सब कुछ आप लोगों के लिए यहां पर 100% फ्री अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज जो है हम सर्कल चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर्टीज, थ्योरम अगर नहीं पता है या उसके बारे में बेसिक आइडिया नहीं है, तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या एमसीक्यू लगाते हैं तो वहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो जब तक आपको प्रॉपर्टीज, थ्योरम्स, उसकी जो भी डिटेल्स हैं वो अगर आपको क्लियर होंगी, तभी आप क्वेश्चन बहुत ही आसानी से और मिनिमम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम फोकस कॉन्सेप्ट पर ही करने वाले हैं। तो सर्कल्स के बारे में हम जानेंगे, सर्कल से रिलेटेड सारी जो भी डेफिनेशंस हैं उनको समझेंगे, और फिर हम थ्योरम्स देखेंगे, उससे रिलेटेड कॉर्ड्स क्या होती है, टेंजेंट्स क्या होती है, सारी चीज़ें यहाँ पर आज हम समझने वाले हैं। और इसके बाद जो है हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे या इसका एप्लीकेशन देखेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर हम करने वाले हैं उससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि हम पार्ट 2 में कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्कल्स कॉन्सेप्ट्स पार्ट 1। ओके, सो सबसे पहला कि भाई सेंटर ही क्या होता है, या हम बात करें कि भाई सर्कल क्या होता है, उससे रिलेटेड रेडियस क्या होता है, सर्कमफेरेंस क्या होता है, हम बहुत ही बेसिक सी चीज़ को सबसे पहले समझेंगे। तो अगर मैं बात करता हूं सेंटर की, तो ध्यान से देखिए, उस जगह ये जो आपका एक पॉइंट है और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर मैंने क्या कर दिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बनाए बहुत सारे और इनको ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पर क्या बन गया, मेरा सर्कल बन गया। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, क्या चीज़ कॉमन है कि इस पॉइंट से ये सारे पॉइंट्स, अगर मैं यहाँ पर जो भी जगह पर पॉइंट बना दूं, ये सारे पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट। तो O से ये सारे पॉइंट क्या है, बराबर डिस्टेंस पर है, और उन पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन करके क्या कर दिया, यहाँ पर एक फिगर बनाया जिसको हम बोलते हैं सर्कल। और ये जो बीच वाला पॉइंट है जिससे ये सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पर लाई करते हैं, तो ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको हम बोलते हैं क्या, सेंटर। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर इन द गिवन डायग्राम। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। दिस गिवन फिगर इज कॉल्ड व्हाट, सर्कल। नेक्स्ट कहानी किस चीज की है, नेक्स्ट कहानी है रेडियस की। द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड अ रेडियस। तो जो मैंने आपको बोला कि सेंटर से ये सारे पॉइंट्स जिस डिस्टेंस पर लाई कर रहे हैं, वही डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रेडियस। सो दिस फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड अ रेडियस। इन द गिवन डायग्राम OP इज द रेडियस ऑफ द सर्कल वेयर पॉइंट P लाइज ऑन द सर्कमफेरेंस। अभी सर्कमफेरेंस अभी हमने समझा नहीं है तो उसको अभी छोड़ते हैं, बट आप ध्यान से देखिए, इस सेंटर से मैं कोई भी P पॉइंट इस सर्कल पर ले लूं, और इस P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा, मतलब O से लेके ये जो P तक का डिस्टेंस होगा, यही डिस्टेंस आपका क्या कहलाएगा, रेडियस, जिसको हम जनरली स्मॉल r से डिनोट करते हैं। सो जो हमारा रेडियस है उसको हम जनरली स्मॉल r से डिनोट करते हैं। आप इसको कैपिटल R भी बोल सकते हैं या स्मॉल r से भी डिनोट कर सकते हैं। जब एक क्वेश्चन में दो रेडियस होते हैं तो हम R1 और R2 इस तरीके से भी डिनोट कर देते हैं कि भाई 2 रेडियस है। और अगर एक ही क्वेश्चन में 2 सर्कल होते हैं, एक बहुत बड़ा सर्कल, एक छोटा सर्कल है, तो जनरली कुछ क्वेश्चंस में बड़े सर्कल को कैपिटल R से और स्मॉल सर्कल के रेडियस को स्मॉल r से हम डिनोट कर देते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर क्या बोला गया कि ये जो P पॉइंट है ये कहाँ पर है, P पॉइंट इस सर्कल के, ये जो मैंने यहाँ पर सर्कल ड्रॉ जो किया है, यहाँ पर जो पॉइंट्स है वहाँ पर हमने P पॉइंट लिया है। और एग्जैक्टली जो ये सर्कल का ये जो लाइन है जो हमने यहाँ पर ड्रॉ की है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। सो दिस, अगर मैं इस P पॉइंट से यहाँ से ऐसा करके जाता जाऊँ और इस डिस्टेंस को अगर मैं मेजर करता हूँ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। वापस P तक आ गया हूँ, दिस इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। तो द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल। सो सर्कमफेरेंस क्या है, वो एक डिस्टेंस है अराउंड अ सर्कल विच इज इक्वल टू व्हाट, 2πr। सो अगर मुझे ये डिस्टेंस P से, मुझे यहाँ से P से A तक गया, A से B तक गया, फिर C तक गया, फिर D तक गया, एंड वापस P पे आ गया, मतलब P से A, फिर B, फिर C और D, और फिर वापस P पे आ गया। तो
तो ये जो आपका डिस्टेंस है पी ए बी सी डी पी एंड दिस डिस्टेंस इज व्हाट सर्कमफेरेंस, जिसे हम जब फाइंड आउट करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर. सो द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज व्हाट 2 पाई आर. और यहां पर मैं एक और चीज बता देता हूं कि जो एरिया होता है, मतलब इस सेंटर ओ से जो मैंने सर्कल बनाया है और इसको कंप्लीट अगर मुझे मेजर करना हो कि ये एरिया कितना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर. ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के चारों तरफ का जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री. मतलब अगर मैं यहाँ से मेजर करना चालू करता हूँ और इस वापस ओपी पर आता हूँ, सो दिस एंगल इज व्हाट 360 डिग्री. सो इसमें हम लोग ये बोलते हैं कि पॉइंट के अराउंड जो एंगल होता है दैट इज 360 डिग्री, या एक कंप्लीट एंगल जो होता है, मतलब एक सिंगल लाइन है यहाँ से और ये मान लीजिए ओ है, ये पी है, इसको पी को अगर मैंने घुमा के यहाँ तक मेजर किया तो ये जो बनेगा आपका एंगल दिस इज व्हाट 360 डिग्री. इसको हम कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं. सो हमने यहाँ पर क्या क्या समझा, सेंटर क्या होता है, तो सेंटर को हम जनरली ओ से ही डिनोट करते हैं. रेडियस की बात की तो ओ से सर्कल या सर्कमफेरेंस पर कोई भी अगर मैं पॉइंट लेता हूँ तो वो जो ओपी डिस्टेंस होता है वही आपका रेडियस होता है. और सर्कमफेरेंस की अगर हम बात करें तो सर्कमफेरेंस क्या होता है, ये जो सर्कल हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है तो इसकी जो लेंथ होती है कंप्लीट, अगर मैं पी से वापस पी पर आता हूँ तो ये जो लेंथ होती है दिस लेंथ इज व्हाट सर्कमफेरेंस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर. सो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर. चलिए, सो यहाँ तक हम लोगों ने बहुत ही बेसिक चीज़ों को समझा और आगे कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं. अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कि सेकेंड क्या होता है और टेंजेंट क्या होती है. सो बहुत ध्यान से समझिएगा व्हाट इज सेकेंड एंड व्हाट इज टेंजेंट. सो दोनों को एक साथ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस में सेकेंड और टेंजेंट एक साथ आती है और एक थ्योरम भी है जिसमें सेकेंड और टेंजेंट का रिलेशन होता है, इसलिए हमने सेकेंड और टेंजेंट को एक साथ यहाँ पर समझने की कोशिश की है. अगर एक लाइन सेगमेंट एक सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करती है, ये जो पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है जो सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करती है जो कि ए बी है, एक ए पॉइंट पर और एक बी पॉइंट पर इसको कट किया, तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा दिस पी क्यू. ये जो पी क्यू लाइन सेगमेंट है ये एग्जैक्टली क्या है, ये आपकी सेकेंड है. ये क्या है आपकी सेकेंड है जो कि सर्कल को 2 पॉइंट पर क्या करेगी कट करेगी. अ लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट द सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, जो कि आपके कौन से थे ए और बी, is called what secant. In the given diagram secant PQ is my secant जो कि A और B पर क्या कर रहे हैं सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. So AB is not secant, PQ is secant, एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल को कट करते हुए निकल रही है 2 पॉइंट पर. दिस इज इंपॉर्टेंट. इसका मतलब अगर इस PQ को मैं यहां से ऊपर की तरफ शिफ्ट करूं तब भी ये सेकेंड ही रहेगी, लेकिन जैसे जैसे ही नीचे आती जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इस सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर क्या कर रही होगी, जब एक ही पॉइंट पर टच कर रही होगी, तब कहानी जो है वो ये वाली आ जाती है जिसमें ये लाइन जो लाइन सेगमेंट है जब एक पॉइंट पर किसी सर्कल को टच करेगी तब वो टेंजेंट कहलाने लगती है. मतलब अगर वो सर्कल को 2 पॉइंट पर टच कर रही है या काट के निकल रही है तो वो सेकेंड कहलाती है, और अगर वो एक पॉइंट को टच करते हुए निकलेगी तो वो क्या कहलाएगी टेंजेंट कहलाएगी. इस पॉइंट को याद रखिएगा. चलिए, तो क्या बोला जा रहा है टेंजेंट के बारे में, अ लाइन सेगमेंट विच हैज वन कॉमन पॉइंट विद द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, मतलब एक ही पॉइंट पर उसको क्या कर रहा है टच करते हुए निकल रहा है. इट टचेज ओनली एट ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ सर्कल. वो एक ही पॉइंट पर उसको क्या करता है टच करता है तो वो क्या कहलाता है टेंजेंट ऑफ सर्कल. द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये लिखा रहता है जनरली क्वेश्चंस पे, जब क्वेश्चन में गिवन होता है और हमको डायग्राम बनाना पड़ता है तब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को समझ के आपको क्या करना है कि वहां पर एक टेंजेंट को उससे टच कराते हुए निकल जाना है. सो टेंजेंट जहां से टच करता है वो उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाता है. इन द गिवन डायग्राम PQ इज अ टेंजेंट विच टचेज द सर्कल एट अ पॉइंट व्हाट R पर क्या कर रहा है वो उसको टच कर रहा है. इस आर को क्या कर रहा है आर पॉइंट पर टच कर रहा है. और ये जो आपका सेंटर है, इस सेंटर से जब हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये जो PQ लाइन सेगमेंट है या टेंजेंट है, इस टेंजेंट पर ये जो रेडियस है ये क्या करता है 90 डिग्री का एंगल बनाने लगता है.
ये जो पी क्यू टेंजेंट है, इस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर मैं सेंटर से टच करता हूं और एक लाइन सेगमेंट बनाता हूं ओ आर, तो ये ओ आर हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके, पी क्यू के। ओ आर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू व्हाट, पी क्यू। When PQ is tangent, जब PQ tangent होती है तो OR is always perpendicular to PQ, where R is a point of contact। और R जो पॉइंट है वो आपका टेंजेंट पर ही लाई कर रहा है, और वो पॉइंट जो है वो सर्कल के सरकमफेरेंस को टच कर रहा है। ठीक है, सो यहां से आपको समझ में आ गया सेकेंड क्या होती है और टेंजेंट क्या होती है। सो R इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, यहां पर ये नोट करके भी लिखा हुआ है। ओके, सो आप चाहें तो इसका बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते जाइए, बिकॉज ये डेफिनेशंस हैं, बहुत ही जनरल तरीके से मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं ताकि आपको समझ भी आ जाए। मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ ताकि सर्कल चैप्टर में आपसे अगर कोई कुछ भी पूछता है, चाहे एग्जाम में, चाहे क्लास में, या आपका कोई भी फ्रेंड, तो आपका एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आप हर चीज़ को अपनी भाषा में डिफाइन कर पाएँ। मैं आपको इस तरीके से इस चैप्टर को जो है बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैं ये समझा दूंगा। चलिए, सो सेकंड और टेंजेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे, हमारे सामने है कॉर्ड और डायमीटर। सो व्हाट इज कॉर्ड? सो जैसा कि अभी हम लोगों ने सेकंड को समझा था, उससे कुछ मिलता ही जुलता है। सेकंड क्या होती थी, लाइन सेगमेंट सर्कल के बाहर से चालू होकर सर्कल के बाहर तक जाती थी, और वो दो पॉइंट पर क्या करती थी, सर्कल को टच कर रही थी। अब जो सर्कल के दो पॉइंट पर वो काट रही थी, अगर मैं उस ए बी को क्या बोल देता, उस सिर्फ ए बी को देखता और ए बी लाइन सेगमेंट को देखता, तो वो जो ए बी लाइन सेगमेंट है वो क्या कहलाती, कॉर्ड। मतलब अगर मैं बोलता हूं कि ये सर्कल को जहां पर टच किया था ए पर और बी पर, इसके बाहर लाइन नहीं जा रही है, तो ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है ये क्या कहलाती है आपकी, ये कहलाती है कॉर्ड। ये कॉर्ड छोटी भी हो सकती है, इस तरीके से भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, जैसे हम ड्रॉ करना चाहें वैसे हम कर सकते हैं। बस क्या याद रखना है, ये सर्कल को जो है दो पॉइंट पर जहां टच करती है, वो दोनों पॉइंट कहां पर लाई करते हैं, सरकमफेरेंस पर लाई करते हैं। नेक्स्ट, ये जो आपको पी ओ क्यू दिख रही है, तो पी क्यू जो है वो भी आपकी क्या है, वो भी आपकी कॉर्ड ही है। और पी क्यू जो कॉर्ड है, अगर ये सेंटर से पास हो रही है, इसका मतलब दिस इज माय लार्जेस्ट कॉर्ड। याद रखिएगा, सेंटर से पास होने वाली जो कॉर्ड होती है वो लार्जेस्ट कॉर्ड होती है उस सर्कल की, और इस लार्जेस्ट कॉर्ड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हम इसको डायामीटर बोलते हैं, जो कि सेंटर से क्या होती है, पास होती है। हमें पता है जैसा कि O से P R होता है, O से Q भी R होता है, तो अगर हम डायमीटर की बात करें तो ये 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाता है, रेडियस हो जाता है, या मैं बोलूँगा इसकी वैल्यू 2R हो जाती है। डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं। सो कॉर्ड की क्या थी, अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल इन द गिवन डायग्राम, ए बी इज अ कॉर्ड, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। What is diameter? A chord which passes through the center of the circle is called the diameter. So ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है कि ये chord है which passes through the center of the circle is called what? Diameter of the circle. So exactly क्या होता है, जब कोई chord सेंटर से पास होती है तो उसको हम बोलते हैं diameter of the circle, और ये कैसी chord होती है, largest chord होती है। The length of the diameter is twice the length of radius. सो हमने यहाँ पर लिख भी लिया, डायमीटर जो है वो आपका 2r के बराबर होता है। डायमीटर जो है वो 2 टाइम्स ऑफ r होता है, या 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। इन द गिवन डायग्राम PQ इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। सो यहाँ पर जो PQ है वो डायमीटर है, और O जो है वो सेंटर है, और वो सेंटर से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। और मैंने आपको एक चीज़ जो बताई है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल। आप कहीं से भी कॉर्ड ड्रॉ कर दीजिए, अगर वो सेंटर से पास होती है तो ये डायमीटर ही रहेगा, और इसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी अगर आप किसी और कॉर्ड से कंपेयर करोगे जो सेंटर से पास नहीं होती है। तो लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड विच इज डायमीटर इज ऑलवेज मैक्सिमम, या ये लार्जेस्ट होती है। चलिए, तो यहाँ पर जो है हमने समझ लिया है कि कॉर्ड और डायमीटर क्या क्या होती है,
के बारे में मैंने आपको एक डिटेल बता दी है, डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। दोनों ही कॉर्ड्स हैं, बस डायमीटर एक स्पेशल टाइप की कॉर्ड है जो कि लार्जेस्ट कॉर्ड है और सेंटर से पास होती है। सो कॉर्ड तो कहीं से भी पास हो सकती है, लेकिन सेंटर से पास होने वाली कॉर्ड को हम डायमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट है आर्क। तो आर्क क्या होता है वो बहुत ध्यान से देखिए। ये पूरा का पूरा एक सर्कल था, उस सर्कल पे मैंने 2 पॉइंट लिए पी क्यू, और ये जो सरकमफेरेंस वाला जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी, उस सर्कल के ऊपर ये जो डिस्टेंस है पी से लेके क्यू तक का, ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे क्या, पी क्यू आर्क। और पी क्यू आर्क मैंने जब इधर से मेजर किया है तो ध्यान से देखिए, ये जो डॉटेड वाला है ये भी पी क्यू आर्क ही कहलाता है, लेकिन इसका साइज उस पी क्यू से क्या है, बड़ा है। और एक कंडीशन क्या आ सकती है, एक कंडीशन ये आती है कि अगर हमने बोला कि दिस इज पी, दिस इज क्यू, और मैं बोलता हूँ कि पी क्यू अगर डायमीटर है तो इस तरफ जो आर्क होगा वो आधा सेमी सर्कल पर बन रहा है, और इधर वाला जो आपका आर्क होगा वो भी सेमी सर्कल पे बन रहा है, और ये दोनों आर्क जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेकिन जब ये डायमीटर नहीं होगा तो एक आर्क छोटा और एक आर्क बड़ा होगा। तो छोटे वाले आर्क को हम लोग नाम देते हैं माइनर आर्क। मतलब ये जो पी क्यू, इसमें जो मैंने यहाँ पर मार्क किया है, दिस इज पी क्यू माइनर आर्क, और यहाँ पर ये जो पी क्यू बड़ा वाला जो आर्क है इसको हम बोलते हैं पी क्यू मेजर आर्क। ये क्या हो जाता है, पी क्यू मेजर आर्क। तो बड़ा वाला मेजर आर्क और छोटा वाला माइनर आर्क। माइनर और मेजर को अगर हम जोड़ दें तो ये 2 पाई आर के बराबर ही होता है। ये किसके बराबर होता है, 2 पाई आर के बराबर। 2 पाई आर को मैंने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया है, एक आपका हो गया माइनर आर्क और मेजर आर्क। क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिए, एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 पार्ट्स। द स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड द माइनर आर्क एंड द लार्जर पार्ट इज कॉल्ड व्हाट, मेजर आर्क। इसको डिनोट हम कुछ इस तरीके से करते हैं, जैसे कि अगर मैंने बोला दिस इज पी क्यू आर्क, और पी क्यू आर्क जो है वो ये माइनर हो गई और ये क्या हो गई, मेजर हो गई। तो मैं इसको क्या बोलूँगा, दिस इज माइनर पी क्यू आर्क, और दूसरी वाली क्या हो जाएगी, मेजर पी क्यू आर्क। आर्क के लिए हम यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, और इससे हमें समझ में आ जाता है कि हमें पी क्यू का डिस्टेंस पता लगाना है, लेकिन सरकमफेरेंस पर, ना कि ये वाला पी क्यू डिस्टेंस चाहिए। अगर सिंपली पी क्यू लिखा रहता है इसका मतलब क्या होता है कि ये पी क्यू कॉर्ड की लेंथ पूछी जा रही है। लेकिन अगर पी क्यू के ऊपर इस तरीके से यहाँ पर जो है क्या होगा, इस तरीके से ड्रॉ होगा, तो हम बोलेंगे हमें पी क्यू आर्क की लेंथ चाहिए। तो ये सिंबल आपको पता होना चाहिए। और आर्क में मैंने आपको 2 चीज़ें बताई है, एक मेजर आर्क और एक माइनर आर्क। और मैंने बोला जब पी क्यू कहाँ पर लाई करते हैं, वो डायमीटर पर लाई करते हैं, तो यहाँ पर दोनों आर्क क्या है, बराबर है। तो हम फिर अलग अलग कोई यहाँ पर बात नहीं करेंगे कि कौन माइनर कौन मेजर, जब दोनों ही बराबर हैं तो यहाँ पर हम सिंपली बोल सकते हैं कि दिस इज पी क्यू आर्क। और चाहे आप ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, वैल्यू दोनों की ही क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। और जिसे मैंने क्या बोला कि ये हाफ ऑफ द कंप्लीट सर्कल की लेंथ का, या मैं बोलूँगा कंप्लीट सरकमफेरेंस का क्या है, वो हाफ है। इसका मतलब यहाँ पर मैं अगर पी क्यू आर की बात करूँगा तो वो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 होगा। सो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई आर। सो यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू इस पाई आर, और यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू पाई आर, दोनों को जोड़ दें तो हो जाता है 2 पाई आर। चलिए, तो यहाँ से हमें जो है आर्क भी अच्छे से क्लियर हो गया है। अब कहानी आती है किसकी, सेमी सर्कल की। सो व्हाट इज सेमी सर्कल। सो सेमी सर्कल, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब डायमीटर हमने बनाई थी तो ऊपर आधा सर्कल था, नीचे आधा सर्कल था। तो ये जो आधा सर्कल होता है इसी को हम लोग बोलते हैं सेमी सर्कल। द डायमीटर ऑफ सर्कल डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, और दोनों पार्ट जो है वो क्या कहलाते हैं, सेमी सर्कल। अगर सर्कल को मैंने 2 पार्ट में ब्रेक किया तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट दोनों बराबर होंगे, उनका एरिया भी बराबर होगा, उनका आर्क का लेंथ भी बराबर होगा, और मैं बोलूँगा कि दोनों आइडेंटिकल होंगे। सिर्फ एक हिस्सा ऊपर है और एक हिस्सा नीचे है। तो एक सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में जब हम ब्रेक करते हैं तो दोनों पार्ट सेमी सर्कल कहलाते हैं। तो अगर मैंने जब बोला था कि एरिया का जो फॉर्मूला था वो था पाई आर स्क्वायर,
तो सेमी सर्कल का जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, आधा है। इसके सरकमफेरेंस की अगर मैं बात करूं तो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ पर जो है सरकमफेरेंस हो जाएगा आधा, दैट इज पाई आर। सो एरिया भी आधा हो गया, सर्कल का जो एरिया था उससे हाफ, सरकमफेरेंस से भी, सरकमफेरेंस जो है सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पर हाफ हो जाएगा। सो यहाँ से आप लोग को समझ में आ गया कि एग्जैक्टली आर्क क्या होता है, सेमी सर्कल क्या होता है। यस, अब नेक्स्ट है मेजर ऑफ एन आर्क, आर्क की लेंथ कैसे फाइंड आउट करें। तो मैंने आपको बताया जब हम सेमी सर्कल की कहानी देख रहे थे तब तो हमने सिंपली सरकमफेरेंस को 2 से डिवाइड करके जो है वो फाइंड आउट कर लिया। बट आर्क का मेजर करने के लिए या आर्क को मेजर करने के लिए हम एंगल का जो है वो यूज करेंगे। और एंगल का यूज कैसे करेंगे, जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। ध्यान से देखिए, बेसिकली इट इज द सेंट्रल एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क। सो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि ये जो पी क्यू आर्क है, अगर मैं पी क्यू माइनर आर्क की बात करता हूँ, दिस इज पी क्यू माइनर आर्क, तो एग्जैक्टली सेंटर पर इस पी ओ और ओ क्यू लाइन से जो एंगल बनता है उसको मैं बोल देता हूँ दिस इज माई थीटा एंगल। और इस थीटा एंगल की मदद से मैं पी आर क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ या पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। सो यहाँ पर अगर मैं माइनर आर की बात करता हूँ तो दिस इज पी आर क्यू। सिंपली जो है माइनर बार बार ना लिखना पड़े तो मैं क्या बोलूँगा कि पी आर क्यू जो आर्क है उसकी हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अगर मैं कंप्लीट यहाँ पर सरकमफेरेंस की बात करता हूँ तो वो कितना होता है, 2 पाई आर, और वो 360 डिग्री एंगल का लेंथ होता है। तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे, अगर 360 डिग्री एंगल जो पॉइंट के चारों तरफ जो है, मतलब आर्क का अगर एंगल 360 डिग्री है तो जो लेंथ होता है आर्क का वो 2 पाई आर होता है, जो कि सरकमफेरेंस ही होता है। तो अगर ये एंगल रिड्यूस होकर थीटा हो जाता है तो थीटा एंगल पर ये आर्क का लेंथ क्या होगा, सो दिस थीटा इंटू 2 पाई आर, और ये 360 डिग्री अपॉन में चला जाएगा। सो यहाँ से फॉर्मूला कितना क्या बन जाएगा कि दिस इज थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। सो इस फॉर्मूले को याद रखना है, अगर मुझे थीटा पता है तो मैं आर्क की लेंथ जो है सरकमफेरेंस में मल्टीप्लाई किसको कर दूंगा, थीटा बाय 360 को, और यहाँ से मुझे लेंथ ऑफ एन आर्क जो है वो पता लग जाएगा। अगर ध्यान से देखिए, मुझे यहाँ पर मेजर आर्क की वैल्यू निकालनी होती तो ये कितना हो जाता, 360 डिग्री माइनस थीटा। अगर ये थीटा है तो दिस इज 360 डिग्री माइनस थीटा, और अगर मुझे यहाँ से पी एस क्यू पता लगाना होता, क्योंकि पी एस क्यू ही आपका यहाँ पर मेजर आर्क है, तो ये कितना हो जाता, 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। और या यहाँ पर थीटा पता होता तो हम डायरेक्टली यहाँ पर थीटा ही पुट कर देते। सो फॉर्मूला बस आप ये वाला याद रखिए, जो एंगल पता है उस एंगल का जो आर्क है, जो भी वहां पर आर्क बन रहा होगा, इस एंगल से जो भी यहाँ आर्क बन रहा होगा उस आर्क की लेंथ हम इस फॉर्मूले से डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, मेजर ऑफ अ सर्कल। अगर सर्कल की हम बात करें तो वो जो कंप्लीट जहाँ पर एंगल बनता है दैट इज 360 डिग्री। जब हम सेमी सर्कल की बात करते हैं तो वहाँ पर एंगल क्या बनता है, 180 डिग्री। अगर 360 डिग्री थीटा की जगह मैं पुट करता हूँ तो ये कैंसिल होकर 1 हो जाता है, एंड माई आंसर इज 2 पाई आर। अगर मुझे सेमी सर्कल की आर्क का लेंथ निकालना हो तो ये 180 डिग्री यहाँ पुट किया, 180 अपॉन 360 1/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माई आंसर इज पाई आर, जो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। और अगर मुझे एंगल जो है वो एंगल पी ओ क्यू जो है वो थीटा दिया हुआ है, सो मैं डायरेक्टली यहाँ थीटा की वैल्यू पुट करूंगा एंड आई विल गेट द आंसर। और जब हमें मेजर आर्क निकालना है तो 360 डिग्री माइनस वॉट, थीटा, वो हम पुट कर देंगे एंड विल गेट द आंसर। बस इतनी सी सिंपल सी क्या है यहाँ पर कहानी है। सो दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पर। ओके, चलते हैं अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, और हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। सो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, सो हमें क्लियर होना चाहिए व्हाट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। सो सर्कल हैविंग द सेम सेंटर, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई सेम सेंटर होना चाहिए। सेम सेंटर से जब हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, और ये रेडियस इसका अगर मान लीजिए R1 है तो इसका R2 होगा क्योंकि डिफरेंट रेडियस है। तीसरा सर्कल भी मैं यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ, सो दिस इज R3।
चौथा सर्कल भी मैं इस सेंटर से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, विच इज रेडियस इज R4। सो एक से ज़्यादा भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, बस सेंटर कॉमन होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज़, एट अ प्लेन, अब प्लेन की बात क्यों की है, ये हमारा एक प्लेन है, इस प्लेन पर मैंने ड्रॉ किया, बट मान लीजिए हम 3D में अगर आ जाएं, तो एक सर्कल मैंने ये ड्रॉ किया, दिस इज सेंटर। अब इसी सेंटर को लेके मैंने एक ऐसा सर्कल अगर ड्रॉ कर दिया, तो सेंटर तो सेम है लेकिन दोनों कॉन्सेंट्रिक नहीं है, क्योंकि दोनों सेम प्लेन में नहीं है। एक इस प्लेन में था सर्कल मैंने जो ऐसा ड्रॉ किया, और मैंने एक ऐसा जो ड्रॉ किया वो इस प्लेन में है। सो अगर ये दो डिफरेंट प्लेन्स हैं तो वो कॉन्सेंट्रिक नहीं कहलाएंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। In the given diagram, there are two circles with radii R1 and R2 having the common or same center. These are called what? Concentric circles. So this is circle 1, this is circle 2. इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है। और अगर मुझे यहाँ पर इन दोनों सर्कल के बीच का क्या पता लगाना हो, यहाँ पर गैप पता लगाना हो या बीच में विड्थ पता लगानी हो इस रिंग की, इसको हम लोग जनरली रिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये रिंग की तरह है, ठीक है। तो अगर मुझे इस रिंग का विड्थ पता लगाना हो तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज R2 माइनस व्हाट, R1। सो बहुत सारे क्वेश्चंस में इसकी भी ज़रूरत पड़ती है कि अगर मान लीजिए ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है और यहाँ पर एक तरह से जब हम रिंग पहनते हैं, मान लीजिए रिंग है, तो रिंग कैसी होती है, एक आउटर सर्कल होता है, एक थोड़ी सी वो मोटा विड्थ होती है और बीच में फिर गैप होता है। सो अगर हम यहाँ पर रिंग पहन रहे हैं अपने फिंगर पर, सो यहाँ पर क्या होता है कि बीच में गैप होता है, यहाँ से स्टार्ट होती है, बड़ा सर्कल ऊपर है और अंदर वाला इनर सर्कल जो है उसका रेडियस R1, आउटर सर्कल का रेडियस R2, और उसकी विड्थ अगर मुझे पता लगानी हो रिंग की तो वो कितना हो जाता है, दैट इज बड़े वाले रेडियस से छोटा वाला रेडियस माइनस किया। सो दिस इज R2 माइनस R1, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विड्थ ऑफ अ रिंग। जनरली क्वेश्चन में रिंग वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है। और या ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक बीच में यहाँ पर गार्डन है, उसके चारों तरफ सर्कुलर एक रोड है, और ये जो बाहर जो सर्कल बन रहा है उसका रेडियस R2 है, अंदर जो गार्डन है उसका रेडियस R1 है। तो हमें एरिया पता लगाइए कि यहाँ पर जो ये रोड है उसका एरिया क्या होगा या इस रोड की विड्थ क्या होगी। सो विड्थ अगर निकालनी है तो R2 माइनस R1 हो जाएगा। और अगर मुझे एरिया पता लगाना है किसका, इस रोड का, अगर मुझे एरिया पता लगाना होगा तो बड़े वाले सर्कल के एरिया से, मतलब पाई R2 स्क्वायर में से हम पाई R1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये जो रोड मैंने यहाँ पर बताया कि वो रोड जो है, एरिया ऑफ दैट रोड जो है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे कि बड़े वाले सर्कल का एरिया, बीच वाले को हमने यहाँ से हटा दिया, माइनस कर दिया, सो बचा हुआ सिर्फ ये जो शेडेड वाला रीजन है उसका हमें एरिया पता लग जाएगा। तो क्वेश्चन आते हैं कि भाई ये जो रोड है, रोड को कंस्ट्रक्ट करने में 5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर लग रहा है। सो बताइए कि इस पूरे रोड को बनाने में कितना कॉस्टिंग आएगा। तो सबसे पहले हमें इस रोड का एरिया पता लगाना होगा, उसके बाद जो है वो जो कॉस्ट है पर मीटर स्क्वायर की वो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे एंड विल गेट द टोटल कॉस्ट जो इस रोड को कंस्ट्रक्ट करने में लगने वाली है। सो इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, जिनको मैंने आपको यहाँ पर एक आइडिया दे दिया है कि किस तरीके से हम विड्थ फाइंड आउट कर लेंगे और एरिया भी हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की अगर बात करें तो नाम में ही अगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक तो सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं। सो एक पॉलीगन जिसमें क्या होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, एक पॉलीगन जिसमें 4 साइड्स होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। अब कहानी किसकी बात हो रही है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होगा, जो कि सर्कल के अंदर बना होगा और इसके जो चारों वर्टाइजेस हैं वो कहां पर होंगे, सर्कल के ऊपर होंगे। सो सर्कल के अंदर अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, मतलब 4 साइड का पॉलीगन अगर बना हुआ है और उसके वर्टाइजेस सर्कल पर अगर लाई कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 3 साइड का एक पॉलीगन है जो कि सर्कल के अंदर है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं कहलाएगा। ये क्या है, ये ट्रायंगल है जो कि सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। सो यस, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल द 4 वर्टाइजेस आर या लाई ऑन द व्हाट, सर्कल। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड का पॉलीगन। याद रखिएगा पॉलीगन क्या होता है, क्लोज्ड फिगर जो है वो पॉलीगन है। 3 साइड मिनिमम होती है क्लोज फिगर बनाने के लिए। सो 3 साइड वाला पॉलीगन इज ट्रायंगल, 4 साइड वाला इज क्वाड्रिलेटरल।
5 साइड वाला इज पेंटागन, 6 वाला इज हेक्सागन, 7 वाला इज हेप्टागन, 8 वाला इज ऑक्टागन, ऐसे याद रखिएगा। सो पॉलीगन हम सबको बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड वाला पॉलीगन जो होता है दैट इज क्वाड्रिलेटरल। बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि सारे चाहे पेंटागन हो चाहे हेक्सागन हो सभी क्वाड्रिलेटरल कहलाते हैं, नहीं, वो सारे पॉलीगन कहलाते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यहां पर एक है हमारे पास सर्कम सर्कल। सो यहां पे मतलब ध्यान से देखिए, याद से क्या देखिए, सर्कल यहां पर लिखा हुआ है और सर्कम लिखा हुआ है। सो एक अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के वर्टाइजेस को मैं क्या कर रहा हूं, सर्कल पर लाई करा रहा हूं, और यहां पर हमें क्या दिखता है कि ट्रायंगल के वर्टाइजेस को टच करते हुए अगर एक सर्कल बन रहा है, या मैं बोलूंगा इस ट्रायंगल के बाहर क्या है, एक सर्कल है जो सिर्फ वर्टाइजेस से यहां पर क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, तो हम इसको बोलते हैं सर्कम सर्कल। और ये जो सेंटर होता है, इस सेंटर को हम बोलते हैं सर्कम सेंटर। सो अगर मेरे पास कोई भी ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल पर अगर मुझे सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले मुझे सर्कम सेंटर पता लगाना पड़ेगा। सर्कम सेंटर पता लगाने के लिए मैं लिख देता हूं यहां पर, दिस इज सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, मतलब ये साइड इक्वल और ये भी दोनों इक्वल हो जाएगा, और यहाँ 90 डिग्री एक लाइन हम यहां पर ड्रॉ करते हैं। मतलब हम इसको बीच से इक्वल पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से भी एक ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो कि इसको दोनों को इक्वल पार्ट में ब्रेक करेगा, एंड दिस इज 90 डिग्री। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर जाके मिलते हैं, दिस पॉइंट इज व्हाट, दिस पॉइंट इज आपका व्हाट, सर्कम सेंटर। और फिर हम क्या करते हैं, जैसे ही सेंटर मिल गया, इस सेंटर से हमने यहाँ तक का यहाँ पर क्या लिया, एक डिस्टेंस लिया और सर्कल ड्रॉ कर दिया। इसको सर्कल जैसे हम ड्रॉ करेंगे तो ये तीनों वर्टाइसेस से ही क्रॉस होगा। सो दिस इज माय रेडियस, दिस इज माय रेडियस, दिस इज माय रेडियस। सो ये जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो गया, और रेडियस की अगर हम बात करें तो दिस इज व्हाट, दिस इज माय रेडियस, या दिस इज माय रेडियस एंड दिस इज माय व्हाट, रेडियस। तो सर्कम सेंटर और सर्कम सर्कल का रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई ट्रायंगल है हमारे पास, उस ट्रायंगल के साइड्स को हम बाइसेक्ट करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। बाइसेक्टर मतलब वो दो इक्वल पार्ट्स में उसको ब्रेक करेगा। एक परपेंडिकुलर लाइन जो है वो दो इक्वल पार्ट में उसको ब्रेक करेगा। एक और लाइन होती है जो दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करती है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। मतलब एक साइड को अगर हम जब वर्टाइजेस से कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देती है, उसको क्या बोलते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सो वापस से यहां पर आते हैं। अगर मैं एक वर्टाइजेस को, यहां पर एक वर्टाइज जो है मेरी, उसको मैं क्या कर रहा हूं, सॉरी वर्टाइज बोल रहा हूं मैं, एक एज को मैं जब दो इक्वल पार्ट में ब्रेक कर रहा हूं, और जो दो इक्वल पार्ट में ब्रेक कर रहा हूं, जिस पॉइंट पर उसका मिडिल पॉइंट है, वहां पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, और दैट परपेंडिकुलर इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि वो परपेंडिकुलर लाइन उस जिस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, उसको वो दो इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है वो कहलाता है आपका सर्कम सेंटर, और उस सर्कम सेंटर से मैं इस वर्टाइजेस तक का जो लेंथ होता है या डिस्टेंस होता है उसको मैं पिक करता हूं, विच इज कॉल्ड रेडियस, और ये होता है सर्कम रेडियस। और यहां से जब मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं तो ये सर्कल कहलाता है आपका सर्कम सर्कल। क्या कहलाएगा, सर्कम सर्कल। चलिए, सो यहां से हमें क्लियर हो गया है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है और सर्कम सर्कल क्या होता है। नेक्स्ट कहानी है इन सर्कल की। तो नाम से ही दिख रहा है इन सर्कल, मतलब हमें अंदर कहीं पर क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। तो किसके अंदर ड्रॉ करना है, यस, ट्रायंगल के अंदर ड्रॉ करना है। अभी हमने ट्रायंगल के बाहर सर्कल ड्रॉ किया था तो वो सर्कम सर्कल था, अंदर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो वो इन सर्कल होता है। सो ये हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल ABC के अंदर मैंने जो सर्कल ड्रॉ किया है, इस सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सर्कल को हम लोग बोलते हैं इन सर्कल। तो भाई इन सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें जो सेंटर है वो सेंटर कैसे मिलेगा, इस सेंटर का नाम है इन सेंटर। इन सेंटर जो है इन सेंटर जो है
वो अगर हमें जब फाइंड आउट करना होता है तो ध्यान से देखिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। मेरे पास एक ट्राइंगल है, दिस इज ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल में हम क्या करते हैं, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। ये दोनों एंगल इक्वल, यहाँ से हमने ड्रॉ किया ये दोनों एंगल इक्वल, और यहाँ से हमने ड्रॉ किया तो ये दोनों एंगल इक्वल। मतलब एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किया इस लाइन ने, एंगल बी को दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किया इस लाइन ने, और एंगल सी को भी इसने दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। तो ये जो बीच का आपको कॉमन पॉइंट दिख रहा है, इस कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, या इंटरसेक्शन जो हो रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। अब इस इन सेंटर से ध्यान से देखिए, क्योंकि सर्कल हमें अंदर बनाना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग पिक करेंगे, दिस इज माय रेडियस। और इसको जैसे ही हमने पिक किया और हम जब ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर सर्कल बनेगा, और सर्कल को हम लोग क्या बोलेंगे, इन सर्कल। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ये सर्कल है, इसको ये लाइन एक पॉइंट पर टच करते हुए जा रही है तो ये क्या कहलाती है, ये आपकी कहलाएगी टेंजेंट। और टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, अगर हम सेंटर से उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये आपका क्या है, रेडियस ही कहलाता है। और ये क्या होता है, आपका 90 डिग्री होता है। क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। यस, तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पर जो है, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। यस, सो दिस इज माय 90 डिग्री, और ये जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसको रेड कलर ही कर लेते हैं। यस, सो दिस इज माय 90 डिग्री, और यहाँ पर भी 90 डिग्री, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री। मतलब ये जो रेडियस है ये एक तरह से क्या हो जाएगा, टेंजेंट होगी, और इन टेंजेंट पर रेडियस जो है वो क्या करेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा टेंजेंट पर। ये जो ओ आर, ओ क्यू और ओ पी है, ओ आर, ओ क्यू और ओ पी है, ये क्या है, ये एग्जैक्टली हमारी क्या है, रेडियस है, जिसे हम इन रेडियस बोलते हैं। और ये इन सेंटर से सर्कल, या मैं बोलूँगा ये जो टेंजेंट को जो टच करने वाला पॉइंट है, एग्जैक्टली ये तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये डिस्टेंस होता है, इसको हम इन रेडियस बोलते हैं। और ये इन रेडियस जो है वो इन सर्कल का क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है, इसीलिए इसका नाम इन रेडियस है। जैसे सर्कम सर्कल में क्या था, सेंटर का नाम सर्कम सेंटर था, और रेडियस का नाम सर्कम रेडियस कहलाता है, इसका इन रेडियस आपका कहलाता है। तो चलिए, ये आप लोगों के बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली सर्कम सर्कल और इन सर्कल में क्या डिफरेंस होता है। मैं एक बार और बता देता हूं, ध्यान से देखिए। आपका सर्कम सर्कल ट्रायंगल के बाहर होता है, इन सर्कल ट्रायंगल के अंदर होता है। नेक्स्ट, सर्कम सर्कल जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर इंटरसेक्ट होते हैं वो आपको सेंटर दे देता है, जिसको हम सर्कम सेंटर बोलते हैं। और अगर मैं यहां पर इन सेंटर की बात करूं तो इन सेंटर हमको जो है एंगल बाइसेक्टर जो होते हैं, यहाँ पर ये जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं उससे हमें यहाँ पर मिलता है। किससे मिलता है, एंगल बाइसेक्टर से हमें यहाँ पर जो है वो क्या मिल जाता है, यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर सेंटर मिलेगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, जिसे हम लोग बोलने वाले हैं क्या, इन सेंटर। क्या बोलेंगे, इन सेंटर। और ये जो ओ आर है, दिस इज व्हाट, रेडियस, इसको क्या बोलेंगे हम, रेडियस यहाँ पर बोलेंगे। चलिए, सो यहाँ तक हमारी सारी जो बेसिक चीज़ें थी वो कवर अप हो गई है। अब हम थ्योरम्स यहाँ पर देखेंगे, और यहाँ पर बहुत सारी थ्योरम्स हमको देखनी है सर्कल से रिलेटेड, और इन थ्योरम्स से ही जो है क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। तो थ्योरम्स हमें बहुत अच्छे से और ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि क्वेश्चन जो बनने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट तो ठीक है, कॉन्सेप्ट तो चाहिए ही चाहिए हमको, जो हमने अभी तक बेसिक समझा है, लेकिन क्वेश्चन फॉर्म जो है वो थ्योरम से ही बनने वाले हैं। तो सबसे पहली थ्योरम क्या है, इन अ सर्कल और इन कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, मतलब दो सर्कल अगर क्या है, दो सर्कल अगर इक्वल हैं, ध्यान से देखिए, ये दोनों सर्कल क्या है, इक्वल हैं। और सर्कल इक्वल कैसे होते हैं, जब उनका रेडियस क्या होता है, जब उनका रेडियस जो है वो इक्वल हो। सर्कल के अगर रेडियस इक्वल है मतलब दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट या इक्वल सर्कल है। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, इन अ सर्कल इक्वल कॉर्ड्स, मतलब दो आपके क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। इन दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में जो कॉर्ड हमने ड्रॉ करी है वो इक्वल है, मतलब पी क्यू जो है वो आपका किसके बराबर है, आर एस के बराबर है। पी क्यू जो है वो आर एस के बराबर है। और जब पी क्यू आर एस के बराबर है तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो पी क्यू आर्क है वो भी आर एस के बराबर है।
क्योंकि ये जो पी क्यू कॉर्ड है, ये एंगल जो भी बना रहा होगा सेंटर के साथ, ये आर्क भी वही एंगल बनाएगा। ये आर एस जो है, जो एंगल बना रहा होगा, वही ये आर एस आर्क भी एंगल बनाएगा। सो जब ये एंगल और ये एंगल यहाँ पर सेम आना है, तो ये पी क्यू और आर एस आर्क भी क्या होती है, इक्वल होती है, जब कॉर्ड दोनों इक्वल है। लेकिन किस केस में, जब दोनों सर्कल क्या हों, कॉन्ग्रुएंट हों, मतलब दोनों के रेडियस सेम हों। सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स होते हैं, तो जो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं वो आपके इक्वल आर्क जो है वो यहाँ पर बनाते हैं। मतलब ये जो आर्क का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा, कि अगर दो आर्क इक्वल हैं दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल के, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा कि ये जो कॉर्ड है वो भी इक्वल ही होंगी। सो यहाँ से यहाँ चले गए और इक्वल कॉर्ड से इक्वल आर्क पर चले गए, दोनों वाइस वर्सा बिल्कुल ट्रू है। लेकिन याद क्या रखना है, दोनों जब आपके कॉन्ग्रुएंट सर्कल होंगे या सेम सर्कल होंगे, या मैं बोलूँ कि रेडियस दोनों का सेम होना चाहिए। सो यहाँ पर कहानी है, थ्योरम 1 हमने समझ लिया है कि इन अ सर्कल और इन कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स इक्वल कॉर्ड्स आर मेड बाय इक्वल आर्क्स। यस, नेक्स्ट थ्योरम क्या है, थ्योरम 2 को अगर हम यहां पर अच्छे से समझ लेते हैं कि इक्वल आर्क्स और कॉर्ड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि अगर ये ए बी आर्क पी क्यू आर्क के बराबर है, अब देखिए दो सर्कल में अलग अलग ले रहा था, दोनों कॉन्ग्रुएंट थे, दोनों का रेडियस सेम था। अब मैं एक ही सर्कल पर, तो जब मैं इस ए बी आर्क और पी क्यू आर्क की बात करूं, तो ये दोनों आर्क उस सर्कल पर लाई करते हैं जिसका रेडियस इन दोनों आर्क के लिए सेम है, क्योंकि सेम सर्कल है दोनों का। सो ये जो ए बी आर्क है और ये जो पी क्यू आर्क है, ये जो एंगल सेंटर पर सबटेंड कर रहे हैं, या मैं बोलूंगा यहां पर ये जो आपकी कॉर्ड है ए बी या पी क्यू कॉर्ड है, ये भी सेम ही एंगल सबटेंड कर रहे हैं। और अगर ये जब सेम एंगल सबटेंड कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, दीस कॉर्ड और दीस एंगल्स आर इक्वल। या वाइस वर्सा कि इक्वल कॉर्ड जो है वो इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। या मैं बोलूंगा अगर एंगल इक्वल है तो ये कॉर्ड या आर्क जो है वो इक्वल है। सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगर कॉर्ड या आर्क इक्वल है, इसका मतलब एंगल इक्वल होंगे। यहां से हम यहां आ सकते हैं। वाइस वर्सा कि अगर एंगल इक्वल है तो कॉर्ड या आर्क जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों चीजें यहां पर ट्रू होती है। सो यहां पर क्या दिया हुआ है, इफ आर्क इज इक्वल और कॉर्ड इज इक्वल, यहां पर क्या बोला गया है कि जो एंगल है पी ओ क्यू एंड ए ओ बी, ये दोनों इक्वल होंगे। मतलब इक्वल कॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, या इक्वल एंगल मीन्स दीज एंगल्स आर सबटेंडेड बाय इक्वल कॉर्ड्स। सो यहां से थ्योरम 2 जो है वो भी बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गई है। अब नेक्स्ट है थ्योरम 3, और ये क्या बोलती है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो क्या बोला जा रहा है कि अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कहां से, सेंटर से। मतलब अगर मेरे पास एक सर्कल है, ये कॉर्ड है, दिस इज माय सेंटर। इस सेंटर से जैसे ही मैंने इस कॉर्ड पर क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर यहां पर जो है कॉर्ड पर आ गया। और हमने यहां पर क्या बोला कि इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, वो क्या करता है, वो भैया बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में ब्रेक कर देता है। अगर ये ए बी है और मैंने इसको बोल दिया ओ और ये हो गया सी, तो मैं क्या बोल दूंगा, ए सी जो है वो सी बी के बराबर हो जाएगा। ऐसा कब, जब ओ सी परपेंडिकुलर टू क्या होगा, ए बी होगा। एंड वाइस वर्सा कि अगर एक कॉर्ड पर मैंने सेंटर से लाइन ड्रॉ करी और वो अगर इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में ब्रेक करता है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर ही होगी लाइन। सो इस थ्योरम के हिसाब से चलें तो ये बोलता है कि पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करी तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो बाइसेक्ट हो गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करी तो बाइसेक्ट हो गया। और हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही है किसी लाइन को ड्रॉ करने से सेंटर से, इसका मतलब वो लाइन जो है वो परपेंडिकुलर ही होगी ए बी के। सो अगर ये बाइसेक्ट हो रही है, ध्यान से देखिए, तो अगर ये x है और ये भी x है,
सो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ एक्स या 2 टाइम्स ऑफ ए डी या 2 टाइम्स ऑफ बी डी, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड दिस इज माई रेडियस आर, दिस इज माई रेडियस आर। सो क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे बनते हैं जिसमें हम कॉर्ड को परपेंडिकुलर लाइन से क्या कर देते हैं, बाइसेक्ट कर देते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, जो कि बहुत ज़्यादा जगह हमारे क्वेश्चन में जो है हेल्प हमको करती है। सो थ्योरम 3 जो है वो यहाँ से हमारी कवर अप हो जाती है। अब चलते हैं थ्योरम 4 पर। थ्योरम 4 क्या बोलती है, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द मिड पॉइंट। जैसा कि मैंने बोला कि ये मिड पॉइंट है, ये दोनों पार्ट इक्वल थे, ये लाइन इसको टच करती थी, तो अगर ये मिड पॉइंट है, डी अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर ही बनाएगा। मतलब अगर ए डी इज इक्वल टू डी बी पहले से गिवन है तो ये जो डी पॉइंट है, मतलब ये जो ओ डी होगा, ये परपेंडिकुलर ही होगा ए बी के। सो पिछले वाले थ्योरम में हम उल्टा गए थे, अब इन्होंने क्या बोला कि अगर ए डी डी बी के बराबर है, इसका मतलब ओ डी परपेंडिकुलर ही होगा ए बी के। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द मिड पॉइंट, जो कि डी था, ऑफ अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। यस, थ्योरम नंबर 5 क्या बोलती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड पासिस थ्रू द सेंटर। मतलब अगर कोई कॉर्ड है, इस कॉर्ड पर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं, मतलब एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी जो कि उस पर परपेंडिकुलर है और साथ में आपको यहाँ पर दो इक्वल पार्ट में ब्रेक कर देती है, तो इसका मतलब ये जो लाइन है ये सेंटर से ही पास होगी। सो जो पिछली हमारी थ्योरम 3 और थ्योरम 4 थी उससे रिलेटेड ही थ्योरम है, कुछ नई बात नहीं कर रहा है। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो वो मिड पॉइंट जो है, बाइसेक्टर क्या करेगा, मिड पॉइंट क्रिएट करता है, और परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर की कहानी दे दी। सो दोनों चीजें उसने बोल दी, परपेंडिकुलर भी है, ए डी डी बी के बराबर भी है, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ये जो लाइन ड्रॉ करी होगी ये सेंटर से ही ड्रॉ की होगी। तो ये बोला जाता है कि ये जो लाइन है कहाँ से पास होती है, वो जिस पॉइंट से पास होती है जो कि ओ है, वही सेंटर होगा इस सर्कल का। बस इतनी सी यहाँ पर ये कहानी बोल रहा है। सो दिस इज माई थ्योरम 5। नेक्स्ट है आपका थ्योरम 6। थ्योरम 6 क्या बोलता है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, तो एक ही सर्कल की हम बात कर लें अभी। सो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ व्हाट सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर मतलब क्या होगा, अगर मैंने बोला कि दिस क्यू पी, ये जो कॉर्ड है ये अगर ए बी के बराबर है, अगर क्यू पी जो है वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, तो सेंटर से जो इस पर परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे वही इसका डिस्टेंस होगा d1। यहाँ सेंटर से इस कॉर्ड पर ड्रॉ किया तो ये हो गया आपका d2। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं तो आपका जो d1 होगा वो d2 के ही बराबर होगा, या मैं बोलूँगा कि जो OR होगा वो आपका OD के बराबर होगा। दीज टू कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम व्हाट सेंटर, मतलब जो इक्वल कॉर्ड्स हैं वो सेंटर से इक्वल दूरी पर रहेंगी। ये हमारा यहाँ पर क्या मिल गया, हमको रिजल्ट मिल गया। सो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, सर्कल कौन सा, कॉन्ग्रुएंट सर्कल, और आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, तो अगर ए बी पी क्यू के बराबर है, अगर ए बी पी क्यू के बराबर मतलब कॉर्ड्स आर इक्वल, दैट मीन्स आपका d1 इज इक्वल टू d2 होगा, या OD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OR हो जाएगा। और अब इसका वाइस वर्सा भी आपको देखने को मिलेगा। ध्यान से देखिए थ्योरम नंबर 7। और वाइस वर्सा क्या है कि कॉर्ड्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, मतलब d1 जो है वो d2 के बराबर है, दोनों कॉर्ड सेंटर से बराबर दूरी पर हैं। अगर सेंटर से ये OR और OD बराबर है, मतलब ये दूरी कॉर्ड की बराबर है सेंटर से, इसका मतलब ये दोनों इक्वल ही होंगे। अगर दूरी बराबर है सेंटर से तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, कॉर्ड जो है वो आपकी इक्वल होगी। सो थ्योरम नंबर 6 और 7 हमको क्या बताता है कि अगर कॉर्ड इक्वल है तो वो सेंटर से इक्वल दूरी पर होंगे, या मैं बोलूं कि सेंटर से अगर इक्वल दूरी पर दो कॉर्ड है तो दोनों कॉर्ड क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये चीज हमें यहां से दोनों थ्योरम से मिल गई है। ओके, सो अब हमारा आ गया है थ्योरम नंबर 8, और यहां पर क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिए। यहां ये बोला जा रहा है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। सो कहानी किसकी आनी है, एंगल की। और एंगल कहां से, एक आर्क है हमारे पास ए बी आर्क,
इस ए बी आर्क से जो हम एंगल सबटेंड कर रहे हैं सेंटर पर, और यहाँ पर जो है हम बात करेंगे कि हम सर्कल के किसी दूसरे पॉइंट पर जो कि ऑपोजिट सेगमेंट पे रहेगा। सो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, द डिग्री मेजर ऑफ द आर्क, मतलब हम एंगल की बात कर रहे हैं, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो जो हम सेंटर पे यहाँ पर ये आर्क क्या करेगा, एंगल बनाएगा, वो एंगल जो है वो डबल होगा। किसका डबल होगा, वो डबल होगा, ध्यान से देख लिए, ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। लेकिन ध्यान से देखिएगा, ये जो हम लोग रिमेनिंग पार्ट जो बात करते हैं वो यहां पर नहीं बना सकते, हमें ऑपोजिट तरफ बनाना है, मतलब सेंटर के ऑपोजिट जाना है। और ये एंगल क्या हो गया, ये एंगल हो गया थीटा, मतलब ये अगर थीटा है तो ये इसका डबल होगा। तो एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज डबल व्हाट, किससे डबल है, जो कि हम ऑपोजिट सेगमेंट में, ऑपोजिट तरफ या सेंटर के उस तरफ जो हम यहां पर ड्रॉ करेंगे वो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, उसका ये डबल एंगल हो जाएगा, या वाइस वर्सा कि इसका ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सो यहां पर क्या लिखा हुआ है, द एंगल ए ओ बी, तो एंगल ए ओ बी की अगर हम बात करें माइनर की, विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, एंगल ए सी बी। अगेन एंगल माइनर ए बी आर्क जो है हम उसका एंगल यहां पर ले रहे हैं और एक यहां पर सेंटर पे ले रहे हैं। तो बहुत सिंपल सा है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। सो ध्यान से देखिए, अगर ऐसा भी यहां पर एक एंगल बनेगा तो ये अगर थीटा है तो ये 2 थीटा होगा, या अगर ये 2 थीटा है तो ये क्या होगा, थीटा होगा। अगर हम यहां पर भी बना दें तो ये 2 थीटा था तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा ही एंगल हो जाएगा। चलिए, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट थ्योरम पर, जो कि है थ्योरम नंबर 9। सो नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 9, और यहां क्या दिया हुआ है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। मतलब अगर मैं यहां पर ए बी कॉर्ड जो ले रहा हूं जो कि डायमीटर है, तो अगर मैं इस डायमीटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पर एंगल बनाता हूं, किसी भी पॉइंट पर यहां एंगल बनाता हूं, ये हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। किसी भी पॉइंट पर बनाता हूं ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये प्रॉपर्टी भी, या सॉरी ये बोलूँगा कि ये थ्योरम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में ये वाली जो थ्योरम है वो देखने को आपको मिलेगी। सो फिर से मैं बता देता हूँ कि आप डायमीटर से सर्कल की किसी भी पार्ट पर क्या करेंगे, अगर एंगल बनाएंगे तो वो आपका यहाँ पर क्या करेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, या मैं बोलूँगा कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जिसमें कि जो डायमीटर है वो क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज रहेगा, और इस हाइपोटेन्यूज जो है आपके पास, इसका जो लेंथ होगा वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होगा, क्योंकि वो क्या है आपका डायामीटर। सो दिस इज थ्योरम नंबर 9। नेक्स्ट चलते हैं थ्योरम नंबर 10 पर। क्या दिया हुआ है थ्योरम नंबर 10 पर, कि एंगल इन द सेम सेगमेंट। सो हम यहां पर क्या बात कर रहे हैं, सेम सेगमेंट की, ध्यान से देखिए। और जो मैंने थीटा और 2 थीटा वाला जो बताया था, जिसमें एंगल डबल हो रहा था सेंटर पर, वहां पर ऑपोजिट सेगमेंट था। क्या था, ऑपोजिट सेगमेंट था। सो एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। सो अगर मैं बोलता हूं कि ये ए बी कॉर्ड है या आर्क हो, आर्क भी ले सकते हैं आप, सेम सेगमेंट पर अगर हम यहां पर एंगल बनाते हैं, सेम सेगमेंट पर अगर हम एंगल बनाते हैं, तो ये जो दोनों एंगल हैं ये क्या रहेंगे, ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे। ध्यान से देखिए, ये दोनों एंगल क्या रहेंगे, ये दोनों एंगल आपके इक्वल रहेंगे, ये दोनों एंगल इक्वल, और ये दोनों एंगल भी आपके इक्वल हो जाएंगे। ये कॉर्ड ए बी कहीं पे भी हो सकती है, सेंटर के उस तरफ, सेंटर के इस तरफ। और जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि जब ये कॉर्ड कहां पर थी, सेंटर से क्रॉस हो रही थी, तो आप किसी भी पॉइंट पर जब 2 एंगल बना रहे थे वो दोनों भी इक्वल थे, और वो उनकी वैल्यू जो थी 90 डिग्री थी। लेकिन जब कॉर्ड सेंटर से क्रॉस नहीं होती है, और अगर मैं अगेन सेम सेगमेंट पर एंगल बनाता हूं 2, तो वो 90 डिग्री नहीं होगा, लेकिन एंगल क्या होंगे, एंगल दोनों इक्वल होंगे। सो द एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल।
सो बहुत क्लियरली गिवन है क्या, सेम सेगमेंट की हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और पिछली थ्योरम से आप रिलेट कर सकते हैं, जैसा कि डायमीटर से क्रॉस होने वाली जो कॉर्ड है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो वहां पर भी दोनों एंगल क्या थे, इक्वल थे सेम सेगमेंट में। तो यहाँ पर भी सेम सेगमेंट में एंगल जो है वो इक्वल रहेंगे, बस वो जो कॉर्ड है यहाँ पर सेंटर के अलावा कहीं पर भी हो सकती है। सेंटर पर होगी तब भी इक्वल रहेगा, नहीं होगी तब भी इक्वल रहेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, सेम सेगमेंट पर होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं थ्योरम नंबर 11 पर, और ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है। इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ध्यान से देखिए, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। सो अगर मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है जो कि क्या है, ए बी है। इफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स subtends equal angle at 2 other points lying on the same side of the line containing the segment। सो ध्यान से देखिए, अगर मैंने यहां से ये एंगल बनाया और ये एंगल बनाया, और जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो क्या बोला जा रहा है, देन द 4 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम सर्कल। सो सिंपल सी कहानी क्या है कि अगर एक लाइन सेगमेंट है और उस लाइन सेगमेंट से अगर सर्कल पर मैं कहीं पर भी क्या करता हूं, ड्रॉप करता हूं। अभी उन्होंने ये नहीं बोला कि ये जो लाइन सेगमेंट का ए और बी है वो सर्कल पर लाई करता है, लेकिन अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये दोनों पॉइंट अगर सर्कल पर लाई करते हैं तो ये दोनों भी सर्कल पर ही होंगे। तो पिछले वाले का वाइस वर्सा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉमन सेंस की कहानी है कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल है और ये एक लाइन सेगमेंट से, मान लीजिए ये लाइन सेगमेंट अगर ऐसी कुछ होती और ये सर्कल पर अगर यहाँ पर क्या करते एंगल बनाता, तो क्लियरली ये लाइन सेगमेंट यहाँ से स्टार्ट होके यहीं तक जा रही होगी। और बस यही वाली कहानी यहाँ पर बोली गई है कि अगर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू ए डी बी है, सो पॉइंट ए सी डी बी आर कॉन्साइक्लिक, या मैं बोलूँगा कि ये यहाँ पर सर्कल पर ये चारों पॉइंट लाई करते हैं और चारों पॉइंट को अगर मैं जोड़ दूंगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। या मैं इसको क्या बोलूँगा कि ये कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स है, क्योंकि ये सर्कल पर लाई कर रहे हैं। अचीवर सेक्शन में इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि एक सर्कल है, 4 पॉइंट्स हैं, तो ये चारों पॉइंट एक दूसरे के क्या हैं, स्टेटमेंट गिवन होगा, हमें मैच द कॉलम करना होगा। सो हमें पता होना चाहिए, या ट्रू फॉल्स में आ सकता है कि दे आर कॉन्साइक्लिक, या कोई डिफरेंट टर्म वहाँ पर लिखा जा सकता है। सो यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए, चारों पॉइंट अगर सर्कल पर लाई करते हैं तो वो कॉन्साइक्लिक है। चारों पॉइंट को अगर मैं इस तरीके से जोड़ देता हूं तो वो आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। और पिछली वाली जो थ्योरम हमने देखी थी उससे रिलेटेड ही यहाँ पर क्या है, हमें यहाँ पर थ्योरम दे रखी है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम पर चलते हैं, थ्योरम नंबर 12, और ये क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। अभी क्योंकि हम कॉन्साइक्लिक पर जा चुके थे तो अब आ गया है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जैसा कि ए बी सी डी की अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारा क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सम ऑफ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल बी के क्या है, ऑपोजिट है। सो ये जो दोनों ऑपोजिट एंगल हैं इनका जो सम होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। और क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है तो बचा हुआ जो एंगल ए प्लस एंगल सी है इसका भी सम 180 डिग्री ही होगा। सो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री, इसका और इसका जो सम है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट, इनवर्स ऑफ दिस थ्योरम इज ऑल्सो ट्रू, कि मतलब ऑपोजिट एंगल, अगर ऑपोजिट एंगल का सम अगर क्या है 180 डिग्री है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। एक और चीज, अगर मैं इस ए और बी पॉइंट से यहां पर क्या कर दूं, ये लाइन ऐसा ड्रॉ कर दूं, तो ये जो भी एंगल होगा ये आपका इस एंगल के बराबर ही होगा। क्योंकि अभी हमने पिछला वाला देखा था कि एक आर्क से या एक लाइन सेगमेंट से अगर मैं सर्कल के किसी दूसरे पॉइंट, यहाँ पर सर्कल के ऊपर जो है यहाँ पर 2 पॉइंट पर क्या करता हूँ, यहाँ से एंगल ड्रॉ करता हूँ, तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं, दोनों एंगल आपके इक्वल होते हैं। सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमने देखा ऑपोजिट एंगल का सम इज 180 डिग्री, और साथ में हमने पिछली वाली जो थ्योरम थी उसको भी यहाँ पर लगा लिया कि अगर मैं इस ए बी से यहाँ एंगल ड्रॉ करता हूँ तो ये दोनों एंगल भी क्या रहेंगे, इक्वल ही रहेंगे। सो दिस इज माय थ्योरम नंबर 12।
नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 13 और यहां पर क्या बोला गया है, इक्वल कॉर्ड्स। कॉर्ड्स के बारे में बात हो रही है और इक्वल कॉर्ड्स जो है वो इक्वल आर्क भी होता है, जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि या तो हम ये ए बी आर्क के बारे में बात करें या सी डी आर्क के बारे में बात करें, या मैं क्या बोल सकता हूं कि मैं ए बी कॉर्ड बोलूं और सी डी क्या बोलूं, कॉर्ड बोलूं। तो आर्क भी बोल सकता हूं और कॉर्ड भी बोल सकता हूं। सो क्या बोला गया है कि अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं या इक्वल आर्क हैं सर्कल के, और दो डिफरेंट कॉन्ग्रुएंट सर्कल भी हो सकते हैं या सेम सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स की भी हम बात कर सकते हैं। सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो ये क्या करते हैं, सेंटर पर क्या करते हैं भाई, इक्वल यहां पर एंगल जो है वो बनाते हैं। और इसका वाइस वर्सा भी हो जाएगा कि अगर कोई दो कॉर्ड सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि जो कॉर्ड है वो आपकी इक्वल है। कॉर्ड क्या है, वो आपकी इक्वल है। सो यहां पर ध्यान से देखिए क्या बोला गया है कि जो ए बी है वो आपका सी डी के बराबर है, तो एंगल ए ओ बी जो है वो एंगल सी ओ डी के बराबर होगा। और साथ में या तो आर्क भी इक्वल हो सकती है। इनवर्स ऑफ दिस थ्योरम इज ऑल्सो ट्रू, जैसा कि मैंने बोला अगर दोनों एंगल इक्वल हैं, इसका मतलब वो जो दोनों कॉर्ड जो ये एंगल बना रही थी उसकी भी जो लेंथ होगी वो आपकी इक्वल होगी। सो दिस इज थ्योरम नंबर 13। नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 14 और क्या दिया हुआ है, इफ अ साइड ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल, सो एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं कहां पे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। और एक्सटीरियर एंगल के बारे में क्या बोला जा रहा है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये किसके बराबर होगा, इसके ऑपोजिट वाला जो एंगल होगा उसके ये क्या होगा, इक्वल होगा। इफ अ साइड ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। इंटीरियर ये इसके बगल वाला है, ये बगल वाला है, दिस इज इंटीरियर का ऑपोजिट एंगल। अगर मैं बोलता हूं कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी जो है वो 180 डिग्री होता है, ये अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने। और इस ए डी सी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, मैं यहां पर बोल सकता हूं कि एंगल ए बी सी प्लस ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल सी डी ई इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री, क्योंकि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ से 180 डिग्री कैंसल आउट हो गया और एंगल ए बी सी जो है वो किसके बराबर हो गया, एंगल सी डी ई के बराबर हो गया। सो पिछली थ्योरम जो पढ़ी थी जिसमें ऑपोजिट एंगल का सम इक्वल था, सॉरी इनका सम जो 180 डिग्री था, उसके कारण ये जो एंगल इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है इस एक्सटीरियर एंगल का, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। सो कहानी कोई नई नहीं है, ये थ्योरम जो है पिछली थ्योरम से ही हमने निकाली हुई है, लेकिन आपको ये दोनों अच्छे से पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब ज़रूरत पड़े तो हम ऐसे कुछ फाइंड आउट करें, फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में टाइम कम होता है, मिनिमम टाइम में क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरम हमारे दिमाग में रहनी चाहिए कि हम तुरंत जो है आंसर बहुत ही आसानी से कर लें। सो यहाँ पर क्या बोला गया है कि सी डी ई एंगल जो है वो एंगल ए बी सी के बराबर होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिलेगा और आप इस थ्योरम को जो है वहाँ पर अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 15 और ये टेंजेंट से रिलेटेड है। क्या दिया हुआ है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में जहां टेंजेंट होगी वहां पे आपको ये रेडियस ड्रॉ करना ही पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा, क्योंकि रेडियस जो है वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है और जब 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो वहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, जिससे कि आप अननोन साइड की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम लगा के या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एग्जाम में जब भी टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ये थ्योरम आपको वहाँ पर यूज करनी ही करनी है। सो टेंजेंट का जो भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, अगर मैं सेंटर से उसको ज्वाइन करूंगा तो ये जो रेडियस है वो हमेशा टेंजेंट पर 90 डिग्री बनाएगा। कहां पर, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। और इनवर्स भी इसका ट्रू है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सर्कल का जो रेडियस है वो किसी लाइन पर क्या करता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कि आपका टेंजेंट हो जाएगा। सो दोनों ट्रू हो गया। एक अगर आपको याद है तो ये भी, इसमें कुछ भी नया नहीं है, मिलता जुलता ही है।
तो बहुत ही आसानी से आपको ये याद रहेगा। बस क्या याद रखना है, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे टेंजेंट की, वो हमेशा 90 डिग्री होगा। इसकी वैल्यू हमेशा आर होगी। मान लीजिए मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, तो ये अगर आर है तो ये यहाँ तक आर था, लेकिन ये तो यहाँ तक है, तो इस साइड की वैल्यू ए ओ हमें निकालनी पड़ेगी। टेंजेंट ये वाला जो पॉइंट है, इसको कुछ भी या तो गिवन होगा टेंजेंट की लेंथ, या ये टेंजेंट यहाँ से जा रही होगी। तो आपको पता है कि सेम पॉइंट से जब टेंजेंट जाती है तो ये दोनों क्या हो जाता है, डिस्टेंस इक्वल रहता है। सो अलग अलग प्रॉपर्टीज यूज हो सकती है, बस इतना याद रखना है कि यहाँ पर रेडियस जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है टेंजेंट से। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 16, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो लेंथ होती है दो टेंजेंट की, जिसे मैंने एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया हो, जैसे कि ये P पॉइंट था, इस P पॉइंट से मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ये टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो A है, और यहाँ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना है, B है। तो मैं क्या बोलूँगा कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर यहाँ पर मैंने A और B नाम दे दिया है, तो ये जो PA है, ये PA जो है वो आपका PB के बराबर होगा। तो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। अगर मैं इस पॉइंट से यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ और यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ, तो अगर इसकी लेंथ x है तो इसकी भी लेंथ क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। क्वेश्चन आते हैं कुछ इस तरीके से कि अगर मान लीजिए यहाँ पर सर्कल अंदर ड्रॉ है, इन सर्कल की बात हो रही है, ये A है, ये B है और ये C है। ये मान लीजिए मैंने इनको नाम दे दिया, दिस इज़ माई D, E और F। तो अगर मैंने बोला कि ये वाली लेंथ A से लेके D तक x है, तो ये भी आपकी क्या होगी, x ही होगी। ये अगर आपका y है तो ये भी आपका y होगा, क्योंकि कॉमन सिंगल पॉइंट से जो है टेंजेंट सर्कल पर ड्रॉ की जा रही है। अगर ये z होगा तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका z होगा। सो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि एक पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पर, तो वो दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पिछली थ्योरम से सेंटर से जब हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या होता है, ये आपका यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसकी लेंथ r होती है, अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। तो इस तरीके से जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हम इसको कहीं ना कहीं इसको क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ये एक ट्रायंगल बन गया AOP, एक ट्रायंगल ये बन गया और एक ट्रायंगल ये बन गया, जिसमें हाइपोटेन्यूज कॉमन है। ये x है, ये r है, ये r है, ये x है। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, फिर क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। चलिए, तो ये हो गई थ्योरम नंबर 16, और अब चलते हैं थ्योरम नंबर 17 पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। If two chords AB and CD of a circle intersect inside a circle or outside the circle, so दो chord की बात हो रही है AB और CD की। So AB और CD अगर किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जनरली बुक में ये E की जगह यहाँ पर क्या दिया रहता है, P दिया रहता है, और क्योंकि फॉर्मूला आप उसी फॉर्म में याद करते हैं तो इसको भी मैं P में कन्वर्ट कर देता हूँ। इसको जब मैंने P में कन्वर्ट किया तो देखिए फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पर कि PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। सो अगर दो कॉर्ड इंटरनली ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हूं या एक्सटर्नली, अगर ये दो कॉर्ड हैं आपकी AB और CD, इसको आपने क्या कर दिया, बाहर एक्सटेंड करा, जो कि P पे जाके क्या कर गई, मिल गई। सो यहां पर ध्यान से देखिए, PA मतलब पूरा का पूरा ये बाहर से लेके आगे तक का डिस्टेंस PA इंटू क्या, ये छोटा वाला दैट इज PB, ये किसके बराबर होगा, दिस इज पूरा वाला डिस्टेंस दैट इज PC इंटू वॉट, PD। सेम कहानी यहां पर देखिए, अगर यहां पर टकराया है तो फॉर्मूला वैसे ही याद रखना है, PA तो ये PA इंटू PB तो ये वाला डिस्टेंस इज इक्वल टू PC इंटू वॉट, PD। सो PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। हमें ये याद रखना है, P जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट है। इंटरनली करेगा तो P बीच में आएगा, एक्सटर्नली करेगा तो P बाहर आएगा। लेकिन एक्सटर्नली में याद रखना है कि PA लेना है लेंथ, मतलब ये पूरी लेंथ लेना है, PB आपकी ये वाली छोटी लेंथ आ गई। फिर PC में पूरी लेंथ लेना है और PD में ये छोटी लेंथ लेना है। यहाँ पर तो ये PA हो गया, ये PB हो गया, ये PC हो गया और ये PD हो गया। तो ये चारों डिस्टेंस आपको बहुत ही क्लियरली
यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन वहाँ पर पी ए जो है वो पूरा लेना है। और याद रखना हमेशा पी जो है वो बाहर वाला पॉइंट होता है और यहाँ पर पी अंदर वाला पॉइंट होता है, जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखिएगा। और इसके बाद एक और जो नेक्स्ट थ्योरम आने वाली है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ से थ्योरम नंबर 17 हमारा कवर अप हो जाता है और थ्योरम 18 जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हम एक सेकेंड और टेंजेंट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सेकेंड होती है वो सर्कल को 2 पॉइंट पर क्या करती है, कट करती है। ये ए पॉइंट है और बी पॉइंट, 2 पॉइंट पर इसने कट कर दिया और उसी पी पॉइंट से मैंने क्या कर दिया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पर क्या बनाता है, टी बनाता है। सो फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिए, दिस इज पी ए इंटू पी बी। और आप चाहें तो इसको भी ए और इसको बी एज्यूम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पी ए इंटू पी बी जो लिख रहे हैं, बी और ए की लोकेशन चेंज भी हो जाएगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अभी पिछले वाले में आपने क्या देखा था, ए जो था वो पी से दूर था, तो आप हमेशा ए को फिर दूर ही बनाइए पी से। सो पी ए इंटू पी बी, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, ए दूर था तो ये ए हो गया और ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा बी। सो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू, अब कहीं और वो कॉर्ड तो कट कर नहीं रही है, टेंजेंट की कहानी है, तो वो किसके बराबर होता है, पी टी स्क्वायर के, मतलब जो टेंजेंट की लेंथ है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर, याद रखिएगा। और पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, पी ए मतलब पिछले वाले थ्योरम में पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू क्या देखा था, पी डी। अब पी सी इंटू पी डी की जगह हम यहाँ पर क्या ले आए हैं, पी टी स्क्वायर। पी टी इंटू पी टी मतलब पी टी स्क्वायर, पीसी और पीटी को रिप्लेस कर दिया पीटी और पीटी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों थ्योरम आप अच्छे से याद रखिएगा। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये वाला थ्योरम है जिसको आपको अच्छे से याद रखना है, पी ए इंटू पी बी जो होता है वो पी टी स्क्वायर होता है। पी ए इंटू पी बी इज पी टी स्क्वायर। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पर। थ्योरम नंबर क्या है आपका, 19। और क्या दिया है 19 में, सबसे पहले डायग्राम देखो। डायग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक टेंजेंट दिख रही है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने से पहले हमें डायग्राम को देख के समझ लेना चाहिए। टेंजेंट है तो ये रेडियस है, तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। और बीच में ओ और पी को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो कुछ एंगल से रिलेटेड यहाँ पर रिलेशन बताया जा रहा है दो टेंजेंट के बारे में। सो ध्यान से देखिए, एक एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पर और जिसका सेंटर क्या है, ओ है, सो सबसे पहला क्या बोला जा रहा है, दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो ये जो टेंजेंट है ये क्या कर रहा है, ये सेंटर पर जो एंगल यहाँ बनाएगा सेम एंगल यहाँ पर भी बनाएगा। सो ये देखिए, जैसे इक्वल एंगल, इक्वल कॉर्ड जो है सेंटर पर क्या करती है, इक्वल एंगल बनाती है, वैसे इक्वल, क्योंकि टेंजेंट इक्वल ही है, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये जो एंगल बनाएगा ये एंगल इक्वल होगा। नेक्स्ट, दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ दैट पॉइंट। सो यहाँ पर जो है ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर होता है। ये वाला एंगल किसके बराबर होता है, जो मैंने मार्क किया है, दोनों एंगल बराबर हैं। मतलब एंगल ए ओ पी जो है वो एंगल बी ओ पी के बराबर है और एंगल ए पी ओ जो है वो एंगल बी पी ओ के बराबर है। ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा और ये 90 डिग्री होगा, तो ये दोनों भी इक्वल है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, ये दोनों ट्रायंगल अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके एक तो सिमिलर है, पहली चीज़, हाइपोटेन्यूज कॉमन है, बेस भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, साइड भी इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल आपके यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट है, एंगल भी सेम, तीनों साइड भी इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए। सो जब भी किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये जो दो ट्रायंगल बनेंगे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तीनों एंगल सेम रहेंगे करस्पॉन्डिंग, और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी यहाँ पर क्या रहेंगी, इक्वल रहेगी। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्योंकि ये एंगल जो है क्या हो जाते हैं, बाइसेक्ट हो जाते हैं, आधे आधे हो जाते हैं। और मैं इससे ये भी बोल सकता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 20 और यहाँ 20 क्या बोलता है, P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम विच द टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर O टच इट एट A एंड B। ध्यान से देखिए कि हमने यहाँ पर क्या किया, टेंजेंट बनाई, P से A सर्कल को टच किया A पॉइंट पर, ये B पॉइंट पर टच किया, ये सेंटर से मैंने यहाँ ड्रॉ किया जो कि 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है। अब कहानी क्या आ गई कि ये जिस पॉइंट पर यहाँ पर टच किया था इनको हमने ज्वाइन कर दिया।
और ये जो O और P है इसको भी हमने ज्वाइन कर रखा है। सो ध्यान से देखिए, P इज़ एन एक्सटर्नल पॉइंट जो कि आपके सामने है, उससे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी सर्कल पर, सेंटर O है और A और B पर ये टच कर देता है। तो जो OP है, ध्यान से देखिए, जो OP है, OP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। सो ये जो OP है, ये OP क्या करेगा, इस लाइन AB को इक्वल पार्ट में ब्रेक कर देगा और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, मतलब ये 90 डिग्री का यहाँ पर क्या करेगा, एंगल भी बनाएगा। सो दिस AB जो है लाइन, उसको OP बाइसेक्ट करता है, लेकिन AB OP को बाइसेक्ट नहीं करता है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये छोटी लेंथ है और ये बड़ी लेंथ है। बाइसेक्ट करना मतलब आधे आधे इक्वल पार्ट में ब्रेक कर देना। तो यहाँ AB जो कॉर्ड है सर्कल की, उसको ये परपेंडिकुलर लाइन क्या कर देती है, इक्वल पार्ट में ब्रेक कर देती है। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ये सर्कल है, ये सेंटर है और मैंने बोला कि ये कॉर्ड है AB, इस कॉर्ड पर अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं तो इस कॉर्ड को ये इक्वल पार्ट में क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है। सो वही तो चीज़ यहाँ पर हो रही है। दिस AB इज कॉर्ड, सेंटर से मैंने एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ किया तो ये क्या कर दिया, इसने इसको बाइसेक्ट कर दिया, इसीलिए इसको हमने बोल दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो टेंजेंट से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसा भी डायग्राम बन सकता है। याद रखना, ये जो कॉर्ड है ये क्या हो जाती है, बाइसेक्ट हो जाती है और यहाँ पर 90 डिग्री का जो है वो क्या बनता है, एंगल आपका बनता है। सो दिस इज माय थ्योरम नंबर 20। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिकॉज ये अच्छा आपका थ्योरम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो अब हमारा थ्योरम नंबर 21 पर चलते हैं और थ्योरम नंबर 21 क्या बोलता है, इसका नाम है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पढ़ूंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा। सो यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ कि अगर ये AB कॉर्ड है, ये AB कॉर्ड जो है वो ध्यान से देखिए, इस AB कॉर्ड के इस A पॉइंट पर अगर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, अगर क्या कर दी, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, और यहाँ पर ये जो एंगल है बनेगा जो, दैट इज एंगल BAT, एंगल BAT जो यहाँ पर बन रहा है वो किसके बराबर होगा, ये ऑल्टरनेट, मतलब यहाँ पर जो ऑपोजिट सेगमेंट है वहाँ पर जो ये एंगल बनना है इस AB का, ये इसके बराबर होगा। सो आपको याद क्या रखना है, आपके सामने सर्कल होगा, ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये एंगल जो है वो इसके बराबर होगा। सो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इफ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट अ कॉर्ड इज ड्रॉन, जो कि हमने AB ड्रॉ कर दी है, देन द एंगल विच द कॉर्ड मेक्स विद द टेंजेंट, तो ये वाला जो एंगल है ये क्या है, ये एंगल टेंजेंट के साथ कॉर्ड बना रही है, are equal respectively to the angle formed in the corresponding alternate, corresponding what, alternate segment। तो दूसरी इस तरफ वाली सेगमेंट पर क्या कर दिया, जो एंगल बन रहा है वो दोनों इक्वल होंगे। सो अगर मैं बोलता हूं, अगर ऐसा सर्कल है और अगर ये हमारी कॉर्ड है, इस यहाँ पर अगर टेंजेंट गई है तो ये जो एंगल होगा इसके ऑपोजिट ऑल्टरनेट जो सेगमेंट है वहाँ पर क्या होगा, जो एंगल बनेगा उसके इक्वल होगा। तो हमने एक और देखा था इससे मिलता जुलता ही, कि अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो इसके ऑपोजिट वाले के बराबर होता है। यहाँ पर अंदर ट्रायंगल बन रहा है, आप बस इतना ध्यान रखिए कि यहाँ पर भी ऑपोजिट एंगल जो है उसके ये क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों अगर आप रिलेट कर लोगे तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा। बस यहाँ पर क्या याद रखना है, ये आपका कहलाता है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम और इसमें टेंजेंट और कॉर्ड इन्वॉल्व है और यहाँ पर आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरम 21 को भी अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। ये जो डायग्राम है इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, या मैं बोलूँगा कि ये जो डायग्राम है इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। ये एंगल जो है वो हमेशा इसके बराबर होगा। कॉर्ड जो है वो AB है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A पर से टेंजेंट जा रही है, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का जो एंगल है, इस कॉर्ड से जो दूसरी ऑपोजिट सेगमेंट पर जो आपका एंगल बनेगा वो उसके बराबर है। बस इतना पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। सो थ्योरम नंबर 21 यहाँ से कवर अप होती है। नेक्स्ट चलते हैं थ्योरम नंबर 22 पर। सो 22 क्या बोलता है, ध्यान से देखिए, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू टेंजेंट्स। सो अगर मैं बोलता हूं कि ये दो सर्कल जो है एक्सटर्नली टच कर रहे हैं और दो सर्कल अगर इंटरनली टच कर रहे हैं, तो कहानी जो है दो हमने यहाँ पर देख रहे हैं जो कि है एक्सटर्नली टच करने की, और एक है आपकी
इंटरनली टच करने की। सो एक्सटर्नली जब टच कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए, जो कॉमन टेंजेंट की अगर हम बात करें तो इसमें कॉमन टेंजेंट तो और भी हो सकती हैं, बट अभी हमने सेंटर्स को यहाँ पर क्या करा है, ज्वाइन किया है। और सेंटर्स को जो ज्वाइन किया है तो उससे रिलेटेड कुछ कहानी है, तो ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू टेंजेंट्स लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर्स। तो जब एक्सटर्नली मैंने टच किया है और ये अगर सेंटर है ए और ये बी इस सर्कल का टेंजेंट सेंटर है, सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो दो लाइन है वो जो भी यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वहीं से पास होगी, और जो कॉमन टेंजेंट ये वाली जो है वो इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से क्या होगी, पास होगी। सेम जब इंटरनली सर्कल टच कर रहे हैं, ये ए इसका सेंटर है, ये बी इसका सेंटर है, और ये जो दोनों सेंटर को टच करने वाली लाइन जो है, मैं अगर इसको एक्सटेंड कर दूंगा तो जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर्कल का, वहीं से ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट भी वहीं से क्या हो जाएगी, ड्रॉ हो जाएगी, क्योंकि कॉमन टेंजेंट बनाने के लिए कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए। और कहानी क्या बोली गई है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा कॉमन वाला, वो दोनों सर्कल जिस पॉइंट पर टच कर रहे होंगे वही आपका कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, जहां से कॉमन टेंजेंट भी क्रॉस करेगी। सो नेक्स्ट क्या बोला गया, व्हेन टू सर्कल टच एक्सटर्नली देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। सो अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं तो अगर ये R1 है, ये R2 है, R1 यहाँ से लेके यहाँ तक, R2 यहाँ से लेके यहाँ तक। सो जो डिस्टेंस होगा दोनों सेंटर के बीच का वो क्या होगा, दोनों रेडियस का सम। सो दिस AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC प्लस BC। AC क्या है आपका R1 और BC क्या है आपका R2। नेक्स्ट यहां पर अगर आप देखिए, व्हेन टू सर्कल टच इंटरनली द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियाई। मतलब यहां से लेके जो है यहां तक का रेडियस R1 है और यहां से लेके जो है वो R2 है। सो जो डिस्टेंस है AB वो किसके बराबर हो जाएगा, AC माइनस BC, और AC का वैल्यू R1 है, BC का वैल्यू R2 है। तो जब इंटरनली सर्कल टच करेंगे तो उनके सेंटर के जो बीच का डिस्टेंस है वो हम सबट्रैक्ट करके निकालेंगे, और जब ये दोनों एक्सटर्नली टच करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि दोनों के सेंटर दूर दूर हो गए हैं, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 करने से हमको मिलेगा। नेक्स्ट है व्हेन टू सर्कल टच इंटरनली, तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या हो रहा है, AB इज इक्वल टू AC माइनस BC, जो कि आपका R1 माइनस R2 के बराबर होगा। सो क्या कहानी है यहाँ पर, पहली डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज R1 प्लस R2 एक्सटर्नली में, इंटरनली में R1 माइनस R2 होगा। जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दोनों सर्कल का, वहीं से टेंजेंट भी क्रॉस होगी कॉमन वाली। जो इंटरनली पॉइंट, यहाँ पर इंटरनली जो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहीं से कॉमन टेंजेंट जो है वो क्या करेगी, क्रॉस करेगी। सो यहाँ पर ये तीन चीजें हमने समझी। दिस इज थ्योरम नंबर व्हाट, 22। नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 23, और यहां पर क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगर दो सर्कल हैं आपके, ये दोनों सर्कल थोड़े दूर हैं, टच नहीं कर रहे हैं। जब टच नहीं कर रहे हैं तो मैंने दो कॉमन टेंजेंट जो AB और CD है वो ड्रॉ कर दी है, और AB और CD जब मैंने यहाँ पर ड्रॉ करी है, जो कि ये कॉमन टेंजेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या बोलते हैं इनको, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका नाम क्या होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और अगली थ्योरम में हम देखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स, जो होती हैं वो टेंजेंट होती है, और ट्रांसवर्स हम कॉमन टेंजेंट भी नाम उसको बोल सकते हैं। सो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अगर मैं बोलता हूँ कि ये आपका रेडियस R1 है, ये आपका रेडियस R2 है, और मैं अगर बात करूँ कि ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनना है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनना है। अगर ये थोड़ा सा इंक्लाइंड है तो अगर मैं यहाँ से थोड़ा एक्सटेंड कर दूँ और मैं इसको अगर ज्वाइन कर दूं, और x और y को भी मैंने अगर ज्वाइन कर दिया स्ट्रेट लाइन में, और ये x और y के पैरेलली मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर जो है AB लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी। सो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, इफ़ दिस इज R2, इसको थोड़ा सा, क्योंकि सर्कल जो है ना वो यहाँ पर थोड़ा सा सेम साइज़ का है तो मैं थोड़ा छोटा बना देता हूँ। दिस इज़ बिगर सर्कल, दिस इज़ स्मॉलर सर्कल। ये मैंने डायरेक्ट टेंजेंट एक यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। ये आपका रेडियस हो गया, और ये आपका मतलब सेंटर हो गया, और ये रेडियस हो गया। इसको मैंने स्ट्रेट लाइन से ऐसे ड्रॉ कर दिया। सो अगर मैं बोलता हूँ कि मैं यहाँ से इसको एक्सटेंड कर देता हूँ और मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया,
और अगर आप देख सकते हैं कि ये 90 था और ये भी 90 था, लेकिन आप बोलें कि ये एंगल 90 होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अब मैंने क्या बोला कि ये वाला जो लाइन है ये इसके पैरेलल हो गया, मतलब ये जो डिस्टेंस बिटवीन दिस टू सेंटर्स दैट इज़ एक्स एंड वाई, ये अगर डी है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी डी हो जाएगा। ये जो टेंजेंट की जो लेंथ है, ये जो टेंजेंट की हमें लेंथ निकालनी है दैट इज़ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, वो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन दीज सेंटर्स। ये जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स है, ये जो x और y के बीच का जो d है, दिस इज माय हाइपोटेन्यूज। और अगर मैं इस लेंथ की बात करता हूं तो ध्यान से देखिए ये लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, दिस इज r1 माइनस r2। ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा ये, दिस अगर ये लेंथ आपकी क्या है r1 है और ये लेंथ अगर आपकी r2 है तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, दिस इज r1 माइनस r2। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया, अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ व्हाट, डी स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। सो ये जो फॉर्मूला बना है वो एग्जैक्टली मैंने आपको समझा दिया है, और ये क्या बता रहा है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ है उसका ये फॉर्मूला है। और मैं क्या बोल सकता हूँ कि डी सी टी जो होगा वो अंडर रूट ऑफ व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, डी स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर होगा। और ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये इसका प्रूफ है इस फॉर्मूले का। आप याद रख सकते हैं ये जो डायरेक्ट टेंजेंट होती है इसमें मैं डी स्क्वायर में से, देखिए माइनस तो कर रहा हूँ लेकिन r1 माइनस r2 मतलब एक छोटी वैल्यू माइनस कर रहा हूँ, छोटी वैल्यू माइनस कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या होगा कि जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यहाँ पर हमने बनाई है उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं थोड़ी ज़्यादा आनी है, क्योंकि अगले में हम जो है r1 माइनस r2 की जगह r1 प्लस r2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है इस कॉमन टेंजेंट की, जिसमें हम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोलते हैं, उसकी जो लेंथ है वो क्या आएगी, वो आपकी छोटी आएगी। सो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाली थ्योरम पर, जिसमें कि हम लोग दूसरी वाली जो कॉमन टेंजेंट है उसको यहाँ पर हम देखेंगे। सो नेक्स्ट यहाँ पर है, मैंने जो बताया आपको कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की हम बात करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने दो सर्कल है। अगेन मैं थोड़े से साइज डिफरेंट बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर मैं इसको इस तरीके से जोड़ देता हूँ, ये आपका हो गया R2, ये आपका हो गया R1, और सेंटर को अगर मैं यहाँ से जोड़ देता हूँ तो ये हो गया आपका सेंटर। मुझे ये D जो है वो सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है D वो मुझे पता लगाना है, और ये यहाँ तक का डिस्टेंस होता है। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर जो है एक इस तरीके से अगर मैं ड्रॉ कर देता हूँ तो ध्यान से देखिए, अगर मैंने जैसे ही ये ड्रॉ किया और यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला कि ये इसके पैरेलल है, तो अगर ये D है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया है। मुझे पता लगाना है क्या, मुझे पता लगाना है ये D, जो कि ये D इसके बराबर चला गया, और ट्रांसवर्स की लेंथ जो है वो मुझे पता लगानी है टेंजेंट की, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे पता लगाना है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, दिस D स्क्वायर, मैं यहाँ स्क्वायर नहीं लिख रहा हूँ, D स्क्वायर माइनस दिस, तो ये क्या होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका R2 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का ध्यान से देखिए, ये एग्जैक्टली उठ के क्या आ गया, ये इसके पैरेलल है, ये उसके पैरेलल उठ के आ गया, तो ये आपका R1 है, ये आपका R2 है। इसीलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या होता है, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, किससे, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर से। मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि वहां पर R1 माइनस R2 मतलब एक छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो कॉमन टेंजेंट की लेंथ ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू यहाँ पर हम एक बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ट्रांसवर्स जो आपकी यहाँ पर टेंजेंट होती है उसकी लेंथ कम होती है एज कंपेयर टू कॉमन टेंजेंट। तो कॉमन टेंजेंट की लेंथ ज़्यादा होती है, ट्रांसवर्स की छोटी होती है। तो आपको याद रखना है, जब ट्रांसवर्स छोटी होती है तो आपको R1 प्लस R2 सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। कॉमन टेंजेंट क्योंकि बड़ी होती है तो आपको एक छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। पाइथागोरस थ्योरम लगनी है, कुछ नई चीज नहीं है, फॉर्मूला सिंपली पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट किया है। बस आपको ये याद रखना है कि जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है वो बड़ी होती है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट से, इसलिए हम यहाँ पर जो है D स्क्वायर में से R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना है, और यहाँ पर हम D स्क्वायर में से क्या करते हैं, R1 प्लस R2 का
होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए आपको प्लस कहाँ आएगा माइनस कहाँ आएगा बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। ओके, सो डायग्राम आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इसका प्रूफ है। और याद करने का मैंने आपको एक तरीका बता दिया है, ताकि मैंने डायग्राम प्रूफ भी इसलिए बताया ताकि आपको आसानी से ये क्या हो जाए, याद हो जाए। सो यहाँ पर हमारी सारी थ्योरम्स जो हैं वो कवर अप हो गई हैं। टोटल हमने यहाँ पर 24 थ्योरम्स देखी। उससे पहले हमने बेसिक और कॉन्सेप्ट जो सर्कल से रिलेटेड टर्म्स थे उन सबको अच्छे से समझा, और सर्कल के जो क्वेश्चंस आप देखेंगे आगे उन सभी में ये थ्योरम्स जो हैं वो अप्लाई होंगी। इनका एप्लीकेशन वाला पार्ट हम देखेंगे। तो आगे हम इसके क्वेश्चंस लगाएंगे, और इनके क्वेश्चंस लगाने के बाद जो है एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन जैसे कि बिगनर्स लेवल्स, इंटरमीडिएटरी लेवल और अचीवर सेक्शन के हम MCQ जो है वो भी सॉल्व करेंगे। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोगों की सुविधा के लिए magnetbrains.com मतलब वेबसाइट और एप्लीकेशन बनाया है, ताकि आप अपना कंप्लीट कोर्स जो है वो बहुत ही आसानी से देख पाएं, और वो भी 100% फ्री। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। आपको magnetbrains.com पर जाना है, ये वेबसाइट ओपन होगा, ये पेज आपके सामने आ जाएगा। इस पेज की अगर हम बात करें तो इस पेज में आपके सामने टॉप कोर्सेज होंगे। इन टॉप कोर्सेज को जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे आपके सामने प्लेलिस्ट आएगा। इस प्लेलिस्ट पर जब आप यहां क्लिक करेंगे, जैसे कि वॉच नाउ पर आप क्लिक करते हैं, तो आपके सामने यहाँ पर क्या आ जाएगा, कंप्लीट वीडियो का लिस्ट आ जाएगा विथ फुल डिटेल। और यहाँ पर जो है आप जैसे किसी वीडियो पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक छोटा सा विंडो ओपन होगा, आप प्ले कर सकते हैं, आप नेक्स्ट वीडियो पर जा सकते हैं, और आप अपना पूरा कोर्स जो है वो बहुत ही आसानी से एक के बाद वीडियोस देख के कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी 100% फ्री। आपको क्या करना है, सिर्फ मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, और एक छोटा सा काम, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।